अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो केमिकल बॉन्डिंग के आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो हमने लास्ट क्लास में सिंपल कुछ कंपाउंड्स के लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। फिर हमने सीखा था कि उन लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने उसके लिए एक्सप्रेशन दी थी। फिर एक दो शायद HNO3 की एग्जाम्पल की थी हमने, उसमें दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बने थे। फिर जनरल में हमने बोला था कि जिस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब खाली फॉर्मल चार्ज नहीं देखना, फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आउट ऑफ द वेरियस लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कौन सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो वही हमारा आज का टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर आप देखा करोगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे, क्या लगता है उतना उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? तो ज्यादा ही होगी। तो क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, उसमें जो एक में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स 5 है, दूसरे में टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स 4 है। तो जिसमें ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन है, बॉन्ड्स जब बनते हैं दैट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो बॉन्ड्स जब बनते हैं तो उस मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी तो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले नंबर पे हमने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स देखने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की और लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की। फिलहाल तो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करनी है फिर, लेकिन यही फैक्टर्स बाद में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी डिसाइड करने के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रेजोनेंस नहीं पढ़ रहे, फिलहाल हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं और यही बाद में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी हम इनको बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड्स है, तो सेकेंड है कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। अगर मेरे पास फिर से दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, एक में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, लेकिन दूसरे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मान लीजिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 5 एटम्स है, 4 का कंप्लीट है, 1 का कंप्लीट नहीं है, तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो जिस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एटम्स का जो जितने भी एटम्स हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट ऑक्टेट। तो सेकंड फैक्टर जो आपने देखना है दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट। तो जिस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थर्ड देखना हमने फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज जो हमने ऑलरेडी से डिस्कस किया है कि जब आपके पास काफी ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स होंगे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने बोला है जनरल में जिसका फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए, तो या तो न्यूट्रल होना चाहिए या तो फॉर्मल चार्ज होना ही नहीं चाहिए, या अगर फॉर्मल चार्ज है तो वो कम होना चाहिए, या अगर आप ऐसे लिखोगे न्यूट्रल, न्यूट्रल जिसमें फॉर्मल चार्ज है ही नहीं, अनचार्जड, न्यूट्रल या अनचार्जड मतलब उनमें फॉर्मल चार्ज है ही नहीं। अनचार्जड लेविस स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्जड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, एक में बिल्कुल फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे नहीं है, लेकिन दूसरे पे फॉर्मल चार्ज है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वहां पे है, तो जिस पे फॉर्मल चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बिकॉज जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना अलग होगा, जितना चार्ज सेपरेशन के लिए हमें एनर्जी लगती है, तो जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शन है एक न्यूट्रल है दूसरा चार्जड है, तो जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल अनचार्जड लेविस स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्जड स्ट्रक्चर्स। अब लेकिन अगर दोनों चार्जड है, अगर दोनों चार्ज है, एक पे भी चार्ज है दूसरे पे भी चार्ज है, मतलब एक पे भी फॉर्मल चार्ज है दूसरे पे भी फॉर्मल चार्ज है, तो फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए, लेस फॉर्मल चार्ज। तो जिस पे फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब लास्ट पॉइंट, ज्यादा नहीं खींचेंगे, लास्ट पॉइंट जो हम याद रखेंगे, अब अगर फॉर्मल चार्ज भी दोनों पे सेम है,
कोवैलेंट बॉन्ड्स भी सेम है, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है, मान लीजिए सबके सब न्यूट्रल है, सबके सब चार्जड है, मान लीजिए सबके सब चार्जड है, और फॉर्मल चार्ज भी सेम है। तब क्या होना चाहिए, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिस लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मतलब मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मान लीजिए फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन पे। तो अगर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, वैसे फ्लोरीन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो शायद इसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, चलो सिंपल, यहां पे N नेगेटिव है, ठीक है, तो C नेगेटिव N नेगेटिव, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो प्रेफरेंशियली ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो प्रेफर करेगा कि उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो प्रेफर करेगा कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर दोनों पे मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आउट ऑफ द टू कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब हम ये 5 फैक्टर्स यूज करेंगे, जब हम ये 5 फैक्टर्स यूज करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, इसको आप इसी ऑर्डर में देख लीजिए। तो पहले चार्ज मत देख लीजिए, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पहले चार्ज देखते हैं, नहीं, आपने इसी प्रायोरिटी यही है, आपको पहले क्या देखना है, पहले नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स देखने, फिर हमने ऑक्टेट देखना है, फिर वो न्यूट्रल है कि चार्जड या फॉर्मल चार्ज देखना है, मतलब जिस पे कम होगा, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो ये 5 फैक्टर्स आप याद रखिए ऑर्डर वाइज, तो ये हम यूज करेंगे अब किसी भी कंपाउंड के अगर एक से ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स है तो उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा। अब अगर मैं यहां पे 1-2 एग्जांपल्स रख दूं जिनमें हम ये 5 फैक्टर्स यूज करेंगे, तो देखते हैं आपको आएगा कि नहीं। तो हमने लास्ट क्लास जब हमने दी थी उसमें मैंने एक एग्जांपल रखी थी नाइट्रस ऑक्साइड, शायद आपने वो की होगी, तो अगर की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम उसको कर लेते रिवाइज। N2O, तो पहले क्या करना है, हमने इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, थोड़ा सा रिवाइज होगा, जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इसमें जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन में 5 5 5 10 16 आ रहे हैं। तो फिर इसका जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्या आएगा, यहां पे रख देते हैं N। अब सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन ही रखेंगे बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कुछ बच्चों को लगेगा ऑक्सीजन एक ही है, तो वो नहीं इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द साइज। तो नाइट्रोजन रख दीजिए, फिर एक साइड से ऑक्सीजन रख दीजिए, दूसरी साइड से नाइट्रोजन रख दीजिए, ठीक है। तो ये अब एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि हमने ऐसे एग्जांपल्स लास्ट 1-2 क्लासेस में की है। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 and 6 6 12 + 4 हो गए 16 मेरे पास, लेकिन जब आप 4 कम करोगे मेरे पास ओनली 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं ना कहीं से तो डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। चलो फिलहाल आप यहाँ से डबल बॉन्ड रख दीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 आ गए, बचे कितने 10। तो क्या 10 से काम चलेगा, इसको मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स देने, इसको मैंने 2 देने, इसको 6 देने, 4 to 6 12, मेरे पास अभी 10 ही है। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं एक और बॉन्ड रख देता हूं, फिलहाल मैं रख देता हूं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें आ गए बॉन्ड आ गए 4, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स से काम चलेगा, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। चलो दे दीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए, इसमें तो कोई नहीं देना है, इसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स देने, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो मतलब 8 ही चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या इसमें खाली ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि कोई और भी है? चलो मैं इसको रब ऑफ कर देता हूं, यहां से N2O की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड रखा, फिर मैंने यहां से डबल बॉन्ड भी यहीं से रखा, ट्रिपल बॉन्ड भी यहीं से रखा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे हमने क्यों यहां से ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल क्यों रखा, हम तो वहां से भी रख सकते थे। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज और है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, आप कर सकते हो यहां पे N, आपने पहले क्या रखा था N, फिर क्या रखा था यहां से O, इसको अलग से रख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ठीक है, तो मैंने पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड रखा था, फिर मैंने यहीं से रखा था डबल बॉन्ड और यहीं से ट्रिपल बॉन्ड। आप क्या कीजिए, आप यहां से ट्रिपल बॉन्ड रखिए। ठीक है, वहां से अगर आप ट्रिपल बॉन्ड रखोगे, फिर जरा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जरा उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसको तो मैंने 6 देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहां पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉन्स देना। ठीक है, तो ये इसका एक और लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। फिर हम एक और बना सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां से तो N और N के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड रखा, यहां से N और O के बीच में, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हम डबल एंड डबल रखेंगे, तो एक और भी बनेगा। तो आप ना यहां पे रख दीजिए N, यहां से डबल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो टोटल में 4 बॉन्ड्स है, मैंने 2 बॉन्ड्स रखे डिस्ट्रीब्यूट करके। तो फिर जरा इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए, इसको तो कोई नहीं देना, इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, 2 4 इलेक्ट्रॉन्स देने, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स देने। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपने बनाए होंगे, तो क्योंकि मैंने ये लास्ट क्लास में आपको रखी थी, होमवर्क आपने किया होगा ये। तो हमारे पास 3 लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं N2O के, नाइट्रस ऑक्साइड के। अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो अभी स्टेबिलिटी के लिए वो 5 फैक्टर्स यूज करने, लेकिन 5 फैक्टर्स में फॉर्मल चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम पहले इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल लिविस स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला याद है फॉर्मल चार्ज? तो मैं यहां पे फॉर्मल चार्ज जरा निकाल लीजिए नाइट्रोजन पे। फॉर्मल चार्ज कैसे, जरा मैं देखता हूं किसको याद है। फॉर्मल चार्ज लिखते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, याद आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या माइनस क्या लिखते थे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स उसने कितने बनाए। ठीक है ना, याद है ना? अब जरा बोलिए, अब मेरे पास यहां पे स्पेस ज्यादा नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं। कैसे? इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बचाएंगे, क्योंकि स्पेस भी ज्यादा नहीं है, ताकि मैं सभी एटम्स के यहां पे फॉर्मल चार्ज अलग अलग से कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो जरा मुझे बोलिए, अब पहले केस में मैं यहां पे रख देता हूं N, यहां पे डबल बॉन्ड N, यहां पे डबल बॉन्ड O। जरा यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाऊंगा, फॉर्मल चार्जेस दिखाऊंगा। जरा इस नाइट्रोजन पे जरा फॉर्मल चार्ज बोलिए, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकालूंगा मैं पे। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं, 4, फिर बॉन्ड्स कितने बनाए, 2, तो 5 - 4 - 2 कितना आएगा, -1। ठीक है, तो यहां पे आप -1 रख दीजिए, सही है ना? अब जरा इस नाइट्रोजन पे निकालिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग तो कोई नहीं है। ठीक, बॉन्ड्स कितने बनाए हैं, 4, तो इसका आएगा 5 - 4 +1, तो इसका आएगा +1। सही है, दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन जरा देख लीजिए, इस पे क्या आ रहा है, इस पे आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्सीजन पे, 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे हैं मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड्स कितने बनाए, 2, तो इस पे 0 आ रहा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज है। तो नाइट्रोजन पे +1, इस नाइट्रोजन इस पे -1, इस पे +1, इस पे 0। तो होगी इस लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बात। अब जरा यहां पे आ जाते हैं, मैं इसको ऐसे रख देता हूं, N इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे नहीं दिखाऊंगा, मैं यहां पे ना बस फॉर्मल चार्ज दिखाऊंगा। जरा बोलिए, इस नाइट्रोजन पे जरा फॉर्मल चार्ज निकालिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, लेकिन मैंने कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 6। तो बॉन्ड कितने बनाए, 1, तो 5 - 7 दैट्स इक्वल टू -2, तो इसमें -2 आएगा।
अब जरा दूसरे नाइट्रोजन पे निकालिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, नॉन बॉन्डिंग तो मैंने इस पे कोई रखा ही नहीं है, ठीक है 0, बॉन्ड्स कितने बनाए इसमें 4, तो 5 - 4 कितना आएगा +1, तो इस बीच वाले नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्जेस +1, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन जरा बोलिए, ऑक्सीजन में यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, नॉन बॉन्डिंग कितने दिए मैंने 2, बॉन्ड्स कितने बनाए 3, तो 6 - 5 दैट इज इक्वल टू +1, तो इस पे +1 है, ठीक है। तो ये हो गया इन 3 एटम्स का भी फॉर्मल चार्ज हर एक एटम पे। अब जरा बोलिए थर्ड एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन पे, चलो मैं फिलहाल लिख देता हूं यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे सिंगल बॉन्ड O। नाइट्रोजन पे निकालिए, नाइट्रोजन पे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग 2 है, बॉन्ड्स कितने बनाए 3, तो 0 आ जाएगा, तो इस पे तो 0 चार्ज है। फिर इस नाइट्रोजन पे इसने कितने इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, नॉन बॉन्डिंग तो कोई नहीं दिया मैंने 0, बॉन्ड्स कितने बनाए 1 2 3 एंड 4 -4, तो इस पे +1 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट ऑक्सीजन पे निकालिए, उस पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग कितने 6, बॉन्ड 1, तो इस पे -1 आ रहा है, तो इस पे -1 है, ठीक है। तो होपफुली थोड़ा सा मैंने जल्दी इसको दिखाया, लेकिन ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आराम से किया था, तो आप इसको आराम से कर लीजिए, अलग से कीजिए, तो फिर इसको क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपको भी फॉर्मल चार्ज, वैसे तो आपने किया होगा ये, आपका फॉर्मल चार्ज यही आ रहा है कि नहीं। अब ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर थर्ड है। अब हमने देखना है कि आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो पहले क्या देखोगे, वैसे पहले ये एक चीज और देख लीजिए, ये N2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था कि चार्जड था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो जब आप फॉर्मल चार्ज देखोगे तो उनका सम उतना ही आना चाहिए जितना उस पे चार्ज है। कभी कभार गलत हो जाता है, उसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने सही किया कि गलत। ये न्यूट्रल है तो ये इन पे जितना प्लस होना चाहिए उतना माइनस भी, तो -1 + 1 0, -2 + 1 + 1 हो गया +2 0, तो +1 - 1 ये भी 0 है। तो अगर कहीं पे आपको नेट पे +1 आएगा तो मतलब कहीं पे गलती की है हमने, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इनका मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है ना। जरा डिसाइड कीजिए क्या क्या फैक्टर है, जो 5 फैक्टर्स हमने अभी दिए आपको, उनको ना आप ऑर्डर वाइज याद कीजिए, याद रखिए आप उनको। पहले क्या देखने हमने, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो कितने यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4 और यहां पे भी 4, तो सब पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, छोड़िए फर्स्ट फैक्टर सेम है। सेकंड क्या है, ऑक्टेट क्या सबका कंप्लीट है, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमने जब अभी इनको बनाया, हमने इनको ऐसे बनाया ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो सेकंड फैक्टर भी सेम है, मतलब सब में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स भी सेम है, सब में तीनों स्ट्रक्चर्स में तीनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों फैक्टर्स हो गए। फिर थर्ड है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन जिस पे फॉर्मल चार्ज होगा। इस पे भी फॉर्मल चार्ज है, इस पे भी फॉर्मल चार्ज है, इस पे भी फॉर्मल चार्ज है, तो सब पे फॉर्मल चार्ज है, न्यूट्रल तो कोई नहीं। अगर कोई इनमें से न्यूट्रल होता तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती। अब चलो मान लीजिए थर्ड फैक्टर भी सेम है। फिर फोर्थ लिखा था मैंने, लेस फॉर्मल चार्ज जिसका होगा, इस पे 2 एटम्स पे -1 + 1, इस पे 3 एटम्स पे हैं, इस पे 2 एटम्स पे हैं, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो ज्यादा है, मतलब तीनों एटम्स पे फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहां पे 2 एटम्स पे फॉर्मल चार्ज है यहां पे, तो मतलब इस सेकंड स्ट्रक्चर में जो फॉर्मल चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, तो जिस पे फॉर्मल चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहां पे जो सेकंड है ये सबसे कम स्टेबल होगा, सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। अब क्या क्या डिसाइड करना है, मैंने आउट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिसाइड करना है। तो फर्स्ट फैक्टर भी सेम है, कोवैलेंट बॉन्ड्स भी सेम है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है सबका, चार्जड भी दोनों है, फॉर्मल चार्ज भी सेम ही है, इस पे भी +- इस पे भी +-। लेकिन अब हमें इसमें लास्ट फैक्टर देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। तो जरा यहां पे देख लीजिए, यहां पे नाइट्रोजन पे +1, यहां पे भी नाइट्रोजन पे +1, तो ये तो सेम है।
यहां पे लेकिन -1 किस पे, यहां पे -1 है नाइट्रोजन पे, यहां पे -1 है ऑक्सीजन पे। तो नेगेटिव किस पे होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए उस एटम पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज का होना मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और आउट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कम स्टेबल होगा, बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, थर्ड। तो ऑर्डर क्या आएगा, पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड। आएगा कि नहीं, तो समझ आया। तो जब भी आपके पास किसी भी कंपाउंड के लिविस डॉट, अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे इस एग्जांपल में मैंने पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए और लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद मैंने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के बाद मैंने वो 5 फैक्टर्स यूज किए जिनसे मैंने इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला। लेकिन नॉर्मली जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हमने फॉर्मल चार्ज पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाना नहीं होता है, फॉर्मल चार्ज इवन कैलकुलेट भी नहीं करना होता है, वहां पे ऑलरेडी से ड्रॉ करके होते हैं। तो उनका आपने फिर ऑर्डर देना होता है खुद ब खुद, वो 5 फैक्टर्स यूज करके। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे रख देता हूं जिनका आप स्टेबिलिटी ऑर्डर दोगे यूजिंग वही 5 फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस किए। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स रख देता हूं जिनको आप देख लोगे। तो अब मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी है यहां पे लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स के, तो आप इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स दोगे। तो सिंपल एग्जांपल्स है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, यहां पे मैंने रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, यहां से CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 5 फैक्टर्स आप याद रखिए। पहले नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, फिर ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल है कि चार्जड, फिर फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर लास्ट फैक्टर है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स देख लीजिए, तो किस में कितने आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन 2 के साथ 2 आएंगे, छोड़िए वो तो सेम है, बीच में कितने आ रहे हैं, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। अगर आप ऑक्टेट देखोगे वो भी कंप्लीट ही होगा। फिर लेकिन उसके बाद क्या देखना है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये चार्जड है, यहां पे कहीं पे फॉर्मल चार्ज है ही नहीं, यहां पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज है। तो थर्ड फैक्टर जो आप यूज करो यहां पे, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कि जो जिसपे फॉर्मल चार्ज होगा, तो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट एग्जांपल में जो फर्स्ट है ये ज्यादा स्टेबल है, हम स्टेबिलिटी ऑर्डर्स दे रहे हैं। अब जरा सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, ये भी कुछ आसान सी एग्जांपल है। क्या रखा है यहाँ पे, CH2 यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव, सिंगल C डबल बॉन्ड हो H CH2 डबल बॉन्ड। पहले नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बीच के देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। फिर उसके बाद ऑक्टेट भी कंप्लीट ही होगा। अब उसके बाद चार्ज देखना है, फॉर्मल चार्ज, उस पे भी फॉर्मल चार्ज है, इस पे भी फॉर्मल चार्ज है, दोनों पे 1 नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कौन सा लिविस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये बिकॉज यहां पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब जरा एक और देख लीजिए, ये भी आसानी है तो आपको भी आसानी लगेगा। बीच के कितने बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। ये न्यूट्रल है, ये चार्जड है, तो न्यूट्रल स्पीशीज विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कभी कभार ये गलत करते हैं। जब बीच के बॉन्ड्स देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है। फिर गलत कहां पे करते हैं, कभी कभार बच्चे ना डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे।
पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन वो तो लास्ट पे आएगा, वो तो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड्स, ऑक्टेट। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। या अगर आप ऑक्टेट भी देखोगे, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। आप ऑक्टेट छोड़िए, कोवैलेंट बॉन्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब जरा ये देख लीजिए, ये भी कुछ ऐसी एग्जांपल है, बीच के बॉन्ड्स 1 2, बीच के बॉन्ड्स 3, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बात करोगे तो लगेगा ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड्स देखने, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स देना, मतलब अगर क्वेश्चंस आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, तो ये 5 फैक्टर्स यूज करके आप उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स दे सकते हो। ठीक है, अब इस लिविस थ्योरी में हमने लास्ट पे क्या करना है, ये हमारा खत्म हो गया, लिविस कॉन्सेप्ट, लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स, इनकी स्टेबिलिटी, इनका फॉर्मल चार्ज। अब लास्ट पे हमने लिविस थ्योरी में पढ़ना है इसमें क्या कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, कुछ लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, आप कह रहे हो ना कि हर एक एलिमेंट बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो ऑक्टेट रूल अगर देखा जाए तो असल में ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर सेकेंड पीरियड, मेनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, 2s एंड 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 6 + 2 हो गया 8। अब लेकिन थर्ड या फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स जो है उनके वैलेंस शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो जब वो d ऑर्बिटल्स यूज करते हैं उनके वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, 8 से ज्यादा आते हैं। या कुछ एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 13th ग्रुप एलिमेंट्स है बोरान, अल्युमिनियम, या सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है ना बेरिलियम में, तो वो उनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो हम यहां पे लिमिटेशंस में 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस देखेंगे लिविस थ्योरी में, ऑक्टेट रूल में। फर्स्ट, कुछ कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 8 से कम होंगे, स्टिल वो स्टेबल होंगे। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्टिल वो स्टेबल होंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी हमारे पास हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है इसमें, दैट इज कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट होगा। तो कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन द सेंट्रल एलिमेंट, जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, उनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि उनकी सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। सेंट्रल एटम हैज, कभी कभार टर्मिनल एटम्स भी, मेनली हम सेंट्रल एटम पे बात करते हैं, सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग करने के बाद भी उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो 8 से कम होता है, तो इनको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स भी बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, तो जिनकी वैलेंसी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 1-2 एग्जांपल्स रख दीजिए, आपको उससे आइडिया मिलेगा। चलो मैं बेरिलियम की एग्जांपल रख देता हूं, BeH एंड H, BH2 की एग्जांपल में दे देता हूं। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। अब हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। उसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर हो गए। तो यहां पे जो बेरिलियम है, इट इज ए 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, होने चाहिए थे 8, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो एक और रख देता हूं मैं, मेरे पास यहां पे BF3 की एग्जांपल, तो फ्लोरीन, ठीक है। तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो एक फ्लोरीन के साथ शेयर होगा, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर होगा,
थर्ड फ्लोरीन के साथ शेयर होगा। हाँ, फ्लोरीन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, एक का मैं दिखा देता हूं, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 7 तो ऑलरेडी से, एक यहां से आएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसी तरह इस फ्लोरीन का भी होगा, इस फ्लोरीन का भी होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल एटम की बात करोगे, सेंट्रल एटम यहां पे बोरान है, तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर हो गए, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेबल स्पीशीज है, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स भी बोलते हो या हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये होगी एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन किसके लिए? ऑक्टेट रूल के लिए। अब सेकंड क्या आएगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद जिनका एक्सपैंडेड ऑक्टेट है। सेकंड है जिनका एक्सपैंडेड ऑक्टेट होगा, जिनके वैलेंस शेल्स में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्सपैंडेड ऑक्टेट स्पीशीज मतलब जिनके सेंट्रल एलिमेंट जो है, चलो लिख के रखेंगे, याद रहेगा, सेंट्रल एटम हैज more than 8 electrons after bonding। तो बॉन्डिंग के बाद उनके सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स को जो नंबर है वो 8 से ज्यादा होगा। तो इनको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। या इनको आप हाइपोवैलेंट बोलोगे कि हाइपरवैलेंट बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। तो इनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा होती है। 4 तो चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, 5, 6, 7 बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इसमें कोई एग्जाम्पल है? हाँ, इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल्स रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन जिनमें सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल मैं रख देता हूं, यहाँ पे PCl5 है, मैं दिखा देता हूं अभी। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपके पास है SF6 है, इसमें आ जाएंगे। या आपके पास है H2SO4, इसमें भी सल्फर में अगर आप वो डबल बॉन्ड्स रखोगे इसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। चलो मैं 1-2 दिखा देता हूं इनमें से, जिनको अभी ये समझ नहीं आया तो शायद उनको वैसे ड्रॉ करने से शायद समझ आ जाए। तो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल रख रहा हूं PCl5, तो क्या होगा PCl5 में? तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब बोलोगे क्या 5 बॉन्ड्स बनाते हैं? हाँ, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में जो वैलेंस शेल होगा वो थर्ड शेल होगा। थर्ड शेल में 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। तो आपने d ऑर्बिटल्स भी यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। जब हम VBT पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, d ऑर्बिटल्स कैसे यूज करेंगे। तो फिलहाल बस सिंपल वर्ड्स में आप इसको याद रखिए कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 क्लोरीन्स के साथ शेयर होंगे। क्लोरीन एटम्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन यहां पे जो फास्फोरस है इसमें 1 2 3 4 5, तो हर एक के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ए 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, चलो एक और रख देता हूं मैंने कुछ SF6 रख दिया। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 के 6 बॉन्ड्स बनाएंगे 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ। ठीक है, तो जरा मुझे बोलिए कि यहां पे सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 6 बॉन्ड्स बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉन्ड्स। अपने d ऑर्बिटल्स को यूज करने के बाद ये बना सकता है 6। अगर d ऑर्बिटल्स यूज नहीं करेगा तब ये 6 नहीं बना सकता। नॉर्मली जो सल्फर की वैलेंसी वो 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, जो अब हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, जो हमने आगे करना है। फिलहाल मैं कह रहा हूं 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 यूज किए बॉन्ड बनाने के लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों स्टेबल है, लेकिन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया ये भी। अब लास्ट एग्जांपल, लास्ट जो लिमिटेशन हम लिखेंगे यहां पे, तो 3 काफी है, हमने नहीं ज्यादा खींचना है इसको। तो जो लास्ट है, लास्ट लिमिटेशन है
जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिन कंपाउंड्स में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब किसी में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, आप कुछ भी कीजिए तो उनके सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें जो मशहूर सी एग्जांपल है दैट इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये। N2O हमने किया डिस्कस, दैट वाज नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड। जरा इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, 6+5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टोटल आ रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दैट्स 11। तो आप कुछ भी कीजिए नहीं कर सकते ऑक्टेट कंप्लीट। चलो देखते हैं। अब जरा यहां पे देख लीजिए N, फिर यहां पे O, चलो सिंगल बॉन्ड रख दीजिए, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 और 6 उतने तो है नहीं। डबल बॉन्ड रख दीजिए, तो डबल बॉन्ड्स में कितने, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4। तो जब आप 4 यूज करोगे कितने बचेंगे वहां पे? तो वहां पे बचेंगे 7। मुझे इसको कितने देने पड़ेंगे? 1 2 3 4, तो फिर बचे 3, तो इसको दे दीजिए 3। तो इतने ही है ना। तो मैंने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11। 11 में से 4 यूज किए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, फिर 4 इसको दिए, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन पे जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 और इसके 4, सो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर आप एक और रखोगे ना, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो तब भी नहीं होगा। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तब भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा कहीं से। तो जिनमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सो एक एग्जांपल होगी ये। जरा एक और रख दूं मैं, एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल रख देते हैं इसमें। इसमें मेरे पास एग्जांपल जो सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें? 6 6 12 प्लस 5 हो गया 17 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें। 17। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी से डिस्कस किया है। तो नाइट्रोजन को सेंटर पे रख दीजिए, यहां से O, यहां से O, फिर एटलीस्ट सिंगल सिंगल बॉन्ड रख दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17। फिलहाल कितने मैंने यूज किए? 4। बचे कितने? 13। तो और है ना, कुछ भी कीजिए। तो इसको 6 देने पड़ेंगे, इसको 4, 6 + 6 12 + 4 16, उतने तो है ही नहीं। चलो यहां से डबल बॉन्ड रख दीजिए, तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स अब यूज किए? 6, तो बचे 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 6 देने पड़ेंगे, इसको 4 हो गए 10, इसको 2 12, तो 1 कम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स तो दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको 6 दे दीजिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें फिर बचे ना 11, 6 + 4 10। मैंने मत गलत किया कुछ? इसमें नहीं, मेरे पास तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है। 6 + 4 हो गया 10, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इट इज 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सो इट इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब लेकिन लास्ट पॉइंट जो यहां पे आप याद रखोगे, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनमें खास बात होती है, खास बात होती है। बिकॉज ऑफ दैट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक खास बात होती है, ये कलर्ड होते हैं, इनमें अक्सर कलर होता है उस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां पे ट्रांजिशंस होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, मे बी अगर आपने नाम सुना है, पैरामैग्नेटिक होते हैं जिनको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, जो अट्रैक्ट होंगे पैरामैग्नेटिक, जो रिपल होंगे डायमैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं एंड वेरी रिएक्टिव, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये अलग से लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली रिएक्टिव होते हैं। लो टेम्परेचर पे एग्जिस्टेंस हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इनमें डाइमराइजेशन होती है। कैसे? जब मान लीजिए ऐसे NO2, अभी भी बोला ना मैंने, तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7। तो इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन था ना, यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन पे, तो इसके पास तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। प्लस यहां से रख दो NO2, ठीक है, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनको मौका मिले तो ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डाइमराइजेशन करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स डाइमराइजेशन करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं।
तो ठीक है ना, फिर ऐसे होगा N सिंगल बॉन्ड, N यहां से NO2, यहां से NO2, तो ये बन गया N2O4। तो ये फिर ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक वेरी रिएक्टिव, बट वंस दे डायमराइज दे आर डायमैग्नेटिक एंड यूजुअली कलरलेस, और वो फिर बाद में स्टेबल बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें, वो 5 फैक्टर्स ऑर्डर वाइज याद रखना है, और उसके बाद हमने 2-3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस दिखाई यहां पे ऑक्टेट रूल की। एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका होगा, जिनका एक्सपैंडेड ऑक्टेट होगा, या जो और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगे। तो यह हमारा खत्म हो गया लिविस थ्योरी एंड लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो जब हम नेक्स्ट क्लास देंगे, अब हम केमिकल बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।